बस ये हम वेबसाइट बनावांगे। यार अच्छा, सबसे पहले हमने अपनी इंस्टॉल कर ली। टेलबिट कॉन्फ़िग आ गई और कॉन्फ़िग के बाद अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। टेलबिट की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर इतनी आसान है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, हमने अपनी सैस पहले इंस्टॉल कर ली थी, तो दैट्स वाई SCSS की फाइल के अंदर ही हम अपनी टेलविंड की फाइल्स फेंक देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई CSS की फाइल बनाने की, तो SCSS के अंदर ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब उस फाइल को हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने एसर्ट्स SCSS और उसके अंदर main.scss और ये ब्रैकेट्स वगैरह खत्म। ठीक हो गया, ये हमारी SCSS इंपोर्ट होगी। इंपोर्ट करने के बाद एक बार इसको ट्राई कर लें कि भाई वाकई में वर्किंग कर भी रही है कि नहीं। और इसको भी स्टार्ट करते हैं। अभी टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लाइक आपने पहले की हुई है, बिल्कुल सिंपल है। अभी आपके सामने मैंने टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन की है, अदरवाइज वीडियो भी कैप्चर हो रही है, वीडियो के अंदर भी आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेलविंड की वेबसाइट पे जाना है, वहां से रिएक्ट का वो जो कंपोनेंट लाइक जिसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट की पड़ी हुई है वो पेज पे जाना है। उसके अंदर दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए कहेगा और एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल डालने के लिए कहेगा। वो पहले ही यहाँ पे जब लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बन जाएगी, उसके अंदर टेक्स्ट रिप्लेस कर दोगे। और थर्ड वन एक SCSS या फिर CSS की फाइल बना के उसके अंदर एक कोड होगा वो पेस्ट करना है और उसको अपनी किसी भी फाइल के साथ, मेन के साथ या फिर इंडेक्स के साथ, किसी के साथ भी कनेक्ट कर देना, तो आपकी टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन ओके हो चुकी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एसर्ट्स इंडेक्स डॉट SCSS, ये इंडेक्स के अंदर
इंपोर्ट करवा रहे हैं, ये पहले हम इंपोर्ट करवा रहे थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स वाई इसको कट कर देंगे। हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, लेकिन टेलविंड अभी चली नहीं। पीछे रेड ठीक है, कुछ फाइल्स सेव नहीं हुई थी। अभी ये बैकग्राउंड ऐड वगैरह आने की वजह से हमें पता चल गया कि हमारी टेलविंड तो चलना शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने अभी सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मुंह उठा के हमने काम शुरू नहीं कर देना होता। ठीक है, हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये जो लाइन है बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट आ रही है यहाँ पर, यानी जहां पर ये वाली लाइन है उसी जगह से ये टेक्स्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, जहां से ये लाइन है उसी जगह से ये वाली लाइन उसी जगह पे है। यानी कि एक कंटेनर है जिसका जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट आ रहा है। डिजाइन है कंटेनर से बाहर आ रहा है, लेकिन कंटेंट कंटेनर के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया। सबसे पहले एक हम कंटेनर बना लेंगे अपना। हर चीज जहां पे भी जाओगे चीज देखोगे कि कंटेनर एक बना हुआ है। सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि साथ साथ भी हम बना सकते हैं बाद में भी। अब कंटेनर बनाने का सबसे पहले बेनिफिट क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर अलाइनमेंट सेम आए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने अपना एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट का नाम हम रखेंगे कंटेनर, कंटेनर डॉट टी एस एक्स। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर सैंपल लिख देते हैं। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर हम कोई डाटा डाल के और उस कंपोनेंट को कहीं भी मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सके, कोई और डाटा उसके अंदर लाइक डिव या कोई और कंपोनेंट्स वगैरह उसको पास कर सकते होते हैं, उसको कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए माइंड में सिर्फ ये रख लो कि कंटेनर जो होगा हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, अच्छा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंटेनर को कॉल किया। ठीक है, और कंटेनर को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिख दिया। अभी ये एरर क्या दे रहा है कि भाई कंटेनर के अंदर जो है कोई भी ग्लोबल एक्सपोर्ट नहीं है। हम्म। अभी वो कह रहा है कि चिल्ड्रन, आप उसको कोई स्ट्रिंग दे रहे हो। ये देखो, टाइप चिल्ड्रन स्ट्रिंग हैज नॉट नो प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद टाइप ऑफ इंस्ट्रिक्ट एट्रीब्यूट्स। क्यों? क्योंकि हमने कंटेनर के अंदर हम कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी प्रॉप्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई ये एरर है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। कोई भी कंपोनेंट बनाना है ना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, आपने एफ सी लगा देना है। उसकी चाहे टाइप हमने देनी है या नहीं देनी, एफ सी साथ में लगा देना, जिससे हमें हर चीज की ना एक टाइप देने की आदत बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो डाटा की टाइप होगी वो कैसी होगी। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स कह दूं अकेला, ठीक है, और प्रॉप्स की जो टाइप यहाँ पे कुछ भी इस तरह से डिफाइन कर दूं, तो वो एक सिंगल वेरिएबल की बात होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो उसका क्या मतलब होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर चिल्ड्रन है और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, प्रॉप्स को एक बार हम यहाँ पर प्रिंट करवा के देखते हैं भाई प्रॉप्स क्या कह रहा है। हमारा कोड तो रन कर गया, लेकिन कंसोल के अंदर एक बार प्रॉप्स के अंदर देखो वो क्या कह रहा है। चिल्ड्रन ने हमजा लिखा है, जो हमने वहां पे टाइप लिखी थी उसी के मुताबिक ही इसके अंदर डाटा आ रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एक और है जिसका नाम मैं कहता हूँ टाइटल।
टाइप इसकी भी होगी स्ट्रिंग, ठीक है। अब उधर से नहीं भेज रहा तो एरर आएगा, तो दैट्स वाई मैं इसको ऑप्शनल कर देता हूँ। अब क्या है कि जो डाटा आ रहा है सिर्फ वही है। अगर मैं यहाँ से अगर टाइटल भी भेज देता हूँ इसके अंदर ऐसे, टाइटल है हमजा मंसूर, अभी दोनों चीजें आ रही, क्योंकि टाइटल को हमने ऑप्शनल किया था, इसलिए अगर भेजेंगे तब शो करवाएगा, अदरवाइज शो नहीं करवाएगा। चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये चिल्ड्रन टाइप स्ट्रिंग है ये, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी यहाँ पर पास करेंगे ना वो चिल्ड्रन होगा इसका। चिल्ड्रन को हम यहाँ पर पैरामीटर में नहीं भेजते, हम इसके अंदर पास करते हैं। हायर ऑर्डर कंपोनेंट का यही होता है। अब मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि भाई मैंने इसके अंदर कंटेनर के अंदर तो कोई कंपोनेंट्स या कोई डिव कुछ इस तरह चीजें बनानी है। अब फिर से ये एरर देना शुरू कर गया, क्या कह रहा है, दिस JSX tags children props expect type string which require multiple children but only a string children was provided। यानी कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने उसको कर दिया, अभी क्या इशू आ गया, रिएक्ट एलिमेंट एनी मिसिंग टाइप ऑफ एलिमेंट एट्रीब्यूट्स लिस्ट ऑफ क्लास, ठीक हो गया। अच्छा, रिएक्ट एलिमेंट, अच्छा सबसे पहले हमने अभी रिएक्ट एलिमेंट भेजा, एरर शुरू खत्म हो गया, सब चीजें ओके होगी। लेकिन यहाँ पर फिर से एक मसला है कि अगर मैं यहाँ पर एक डिव की बजाय एक और डिव यहाँ पर बना के भेज देता हूँ, फिर से एरर आना शुरू हो गया। अब क्यों, क्योंकि वहां पर हम एक चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ से इधर से हम एरे भेज रहे हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज भेज रहे हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स भेज रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एरे टाइप होगा, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर जब आके चेक करो तो क्या है, इसके चिल्ड्रन है और एरे है, एरे के अंदर चेक करो तो अभी ये जावास्क्रिप्ट का इसका रिएक्ट का अपना कोड है। अब हम क्या, रिएक्ट का एक एक चीज है कि हम जब भी कोई भी कोड लिखते हैं हम इस तरह डिव और डिव के अंदर चीजें लिख देते हैं, लेकिन रिएक्ट बाय सेल्फ उसको कंपाइल करके उसको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रख देता है अपने पास। ये देखो, यहाँ पर हमने वहां पर डिव पास की थी, लेकिन यहाँ पर उसके पास क्या आ रहा है, सैम्बल रिएक्ट एलिमेंट है कि कुछ भी नहीं है, प्रॉप्स उसके जो है वो हमजा आ रहा है, रेफरेंस नल है, टाइप डिव है, तो डिव भेज रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हम कुछ लाइक चिल्ड्रन उसका जो है वो एक हमजा नाम का है, इस तरह से प्रॉप्स वगैरह। अब ये सारी की सारी चीजों में से हमने क्या है, हमने अपने चिल्ड्रन को दिखाना है यहाँ पर, जो भी डाटा था प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक हो गया। अभी जो भी हम वहां से भेज रहे थे यहाँ पर आना शुरू हो गया। अब टाइटल की हमें जरूरत नहीं थी तो टाइटल हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली हमें टाइटल चाहिए नहीं। यहाँ से भी हम टाइटल को रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अभी क्या है कि हम हमारे पास प्रॉप्स का एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस एरे वगैरह इस तरह से कुछ भी है। हम इसको डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पर बजाय हम प्रॉप्स को इंपोर्ट करवाने के लिए हमें जो चाहिए सिर्फ उसी को गेट करेंगे, बस काम खत्म। यानी वो ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने कहा कि भाई जाओ और यहाँ की चिल्ड्रन जो है उसको उठा लाओ। अभी क्या करेंगे हम, जब ऐसे करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली वो भी वैसे का वैसे ही शो करवा, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करता, तो अब यहाँ पर अगर मैं कंसोल करवाऊंगा तो नेम के अंदर क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा, हमजा। क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट था मैंने उसके अंदर सिर्फ उसी की को, एक की को उठाया,
अगर यहाँ पर कुछ और भी होता, तो फादर नेम को मैंने वहां पे इंपोर्ट नहीं करवाया तो जाएगा ही नहीं, वो एरर है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट था, जिसका नाम हम बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स रख देते हैं, उसमें से कहा सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस को उठाना हो और चिल्ड्रंस को नीचे शो करवा दिया। अच्छा, ये चीज तो हो गई। अभी हमने थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लें, और स्टाइलिंग को हम कहते हैं क्लास नेम बीजी रेड 900। अभी फिर से ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई वहां पर हमें एक एरे चाहिए थी, यहाँ पर हमने एक सिंगल भेजा है। तो हम यहाँ पर आके सिंपली से कहेंगे यहाँ तो ये होगी टाइप इसकी, अदरवाइज इसकी टाइप होगी रिएक्ट एलिमेंट। रिएक्ट एलिमेंट, हाँ, हमने उसको कह दिया कि भाई इन दोनों में से एक, यार की रोला हो गया, हमने कहा कि यहाँ तो वो एरे होगी या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या है, हमारा एक कम्प्लेक्स किस्म का बन गया है हमारा एक कंपोनेंट, जिसको जितने मर्जी पास करो वो इसी तरह से वर्क करे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी वापस चलते हैं और शुरू से इसकी जो डिजाइनिंग है, अब डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने इसको देखना है कि भाई हमारे ये जो वेबसाइट है उसके अंदर इसकी विड्थ है कितनी। एग्जैक्ट विड्थ फाइंड करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट जिसकी उतनी विड्थ है, जैसे ये है, ये फुल विड्थ में है, इसको सिलेक्ट किया और इसकी विड्थ देखी कितनी है, 1140 पिक्सल। ऐसे ही है। अब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पर आके मैं कहूंगा क्लास नेम मैक्स विड्थ एम मैक्स डब्ल्यू 1140 पिक्सल। अब क्या होगा कि जैसे 1140 से ऊपर जाएगा वो उसको उससे नीचे नीचे रखेगा। अच्छा, अब मैं कहूंगा विड्थ कि इसको जितनी भी विड्थ मिले वो उतनी की उतनी ले, लेकिन मैक्स विड्थ के अंदर अंदर। अच्छा, और एक और चीज कहता हूँ, अब ये सेंटर लाइन नहीं है, लेकिन हमारी हर एलिमेंट तो सेंटर लाइन होगा। मैं इसको कहूंगा एम एक्स मार्जिन एक्स एक्सिस में हटो, सेंटर आ गया है। नहीं, सेंटर जब टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, फिर टेक्स्ट सिर्फ सेंटर अलाइन होता है, या फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं तो वो डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर सेंटर होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको कुछ नहीं किया, इसका डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक था तो ब्लॉक ही रहने दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक विड्थ लगाई मैक्सिमम, फिर एक फुल विड्थ का कहा, हमने कहा कि भाई जितनी भी इसको विड्थ मिलती है उतनी ऑक्यूपाई कर। ठीक है। और उसके बाद लाइक ये देखो ठहरो 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 ठहरो, इसको मैं कहता हूँ ये है स्पैन। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ भाई जी। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर W फुल निकाल देता हूँ, ठीक है, और इसको कहता हूँ इनलाइन, लेट्स सपोज। अब क्या हुआ, इनलाइन ब्लॉक करने की वजह से बिल्कुल वो उसका जो विड्थ है वो कम हो गई। अब हमने मेनली क्या करना था, हमने इसकी विड्थ जो थी वो फुल इसलिए की कि मैक्सिमम उसको जितनी भी स्पेस मिलती है हमारे पास एक्वायर होती है वो सारी की सारी खुद ब खुद ले ले। अच्छा, उसके बाद बीजी ग्रीन हमें नहीं चाहिए, मैक्स ऑटो वगैरह ओके, हम आप कह रहे हो इसको वर्टिकली अलाइन वगैरह करने के लिए, उसके लिए हमें और स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, लेकिन अभी हमारी वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसलिए अभी हम छेड़ेंगे नहीं। लाइक उसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, तीन। पोजीशन एब्सोल्यूट करके उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव करेंगे, चाइल्ड को एब्सोल्यूट करेंगे, और पेरेंट को क्या कहेंगे हम, चाइल्ड को कहेंगे
टॉप 15%, लेफ्ट 15%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50% तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा। या फिर उसके पेरेंट को हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, हाइट 100 VH, विड्थ 100% और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने एक कंटेनर बना लिया जिसकी मैक्सिमम विड्थ होगी 1440 पिक्सल। लेकिन एक यहाँ पर छोटा सा इश्यू है कि इसको अगर मोबाइल व्यू में या 1440 से थोड़ा सा भी छोटा चले ले जाओ तो ये फौरन ही लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल साथ में जाकर चिपक जाता है। तो मोबाइल व्यू में हमें थोड़ी सी पैडिंग साइडों पे चाहिए होती है ताकि थोड़ी थोड़ी पैडिंग हो, यूजर को इजीली विजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा पैडिंग देंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस से कितनी 15 पिक्सल, और 15 पिक्सल के लिए मैं इसको 4 लिखूं तो ये 16 पिक्सल हो जाएगी पैडिंग, क्योंकि 1 जो होता है टेलविंड के अंदर वो 4 पिक्सल के इक्विवेलेंट होता है। 1 REM आ गई लेफ्ट एंड राइट से, PX 1 REM लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग आ गई। अब यहाँ पे मसला ये हो गया कि भाई ये जब हम इसके अंदर कोई भी एक एक डिव रखते हैं, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं बहुत बड़ा, लेकिन ये जो हमारी डिव है ये कभी भी 1440 पिक्सल की नहीं आएगी। ये कितने की आएगी, 1140 पिक्सल की नहीं आएगी, ये 1108 पिक्सल की आ रही। क्यों, हमने तो इसको 1440 का रखना था ना, इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो 1440 का होना चाहिए। अब इशू क्या हुआ कि उस एलिमेंट का यानी इसका जो पेरेंट है उसके अंदर हमने 16-16 पिक्सल की लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग में लगा दी। अब उसकी जो एग्जैक्ट विड्थ थी उसमें से 16-16 यानी 32 पिक्सल वो निकल गए। पीछे क्या 1140 में से 32 निकाल लो तो 1108 पिक्सल रह जाते हैं। ये तो मसला हो गया। हमें एग्जैक्टली इस विड्थ की जो यानी इसकी जो विड्थ चाहिए वो कितनी चाहिए, 1140 पिक्सल। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो हमने यहाँ पर इसको विड्थ दी थी उसके अंदर प्लस कर दो कितनी, 32 पिक्सल। 32 पिक्सल करोगे तो 72 पिक्सल आएगा। अब इसको एक बार माप के देखो तो कितना है, 1440 पिक्सल हो गई। अब ये हमारा कंटेनर हमेशा इसके अंदर जब कंटेंट आएगा ये 1440 पिक्सल ही रखेगा उसको। अब हम अब अगर देखते हैं अपनी जो बूटस्ट्रैप वगैरह का कंटेनर वगैरह देखते हैं, वो थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल का कंटेनर होता है। उसके अंदर मीडिया क्यूरीज ये वो सारी, वो जब हम कम्प्लेक्स लेवल का कंटेनर बनाते हैं तब हम वो सारी की सारी चीजें यूज करते हैं। लेकिन अभी हमें इतनी कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अभी हमने अपने डिजाइन को एग्जैक्टली उसी तरह का बनाना है जैसे हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1440 पिक्सल का करके और पैडिंग लगा के छोड़ देंगे कि अगर मोबाइल व्यू में भी आता है तो साइडों पे 1 REM की पैडिंग हो और ये बड़ा अच्छा नजर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ हमने हर चीज पे जैसे जैसे जो जो एलिमेंट बनाते जाना उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करते जाना। ये रिस्पॉन्सिवनेस का एक रूल होता है। अभी हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाने के बाद हमने यहाँ पर कंटेनर को कॉल नहीं करना, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं सबसे पहले हम नेव बार बनाएंगे। तो नेव बार के अंदर देखो, अगर कंटेनर के अंदर नेव बार बनाएंगे तो ये बैकग्राउंड जो लगा हुआ कलर, इसके तो साइडों पे व्हाइट व्हाइट आना शुरू हो जाएगा ना। अभी ये बैकग्राउंड कलर को एक बार सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट, डेस्कटॉप का जो फ्रेम है ये इसका कलर आ रहा है बैकग्राउंड। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर अब दो तरीके हैं। ये कलर अगर मेरा मल्टीपल प्लेसेस पे यूज होना है तो मैं इसको एक एक टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाल दूंगा किसी नाम के साथ। अब बार बार कॉल नहीं होगा तो दैट्स व्हाई मैं इसको एक बार में डाल के काम खत्म। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी ये जो ऐप की डिव है इसको कहूंगा क्लास नेम बीजी, जो भी कलर था उसका कलर का कोड यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये देखो ये कलर आ गया, लेकिन अभी फुल क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी एलिमेंट उतना है ही उतना, उसकी हाइट वगैरह कोई नहीं हमने सेट की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि ये जो कलर्स हैं डिफरेंट, ये वाला कलर है, ठीक है, ये हर जगह पे यूज हो रहा है। तो हमें हर जगह पे इसका कोड डालने की बजाय हम इसका कोड उठाएंगे
अपने को प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएंगे, एक्सटेंड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कलर्स और कलर्स के एरे के अंदर हम डाल देंगे प्राइमरी। ओ एरे नहीं होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी। कोई भी नाम रखेंगे और कलर अपना डाल देंगे इसके। ठीक हो गया। अब दोबारा प्रोजेक्ट को रन करेंगे सेव करने के बाद। इससे ये कलर हमारे पास सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर मैं कहता हूँ यार ये ब्लू कलर नहीं, मुझे तो वो ग्रीन वाला चाहिए था। आप जाओगे सिर्फ वहां पे वो कलर चेंज करोगे, काम खत्म। ईच एंड एवरीथिंग पे ब्लू की जगह ग्रीन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ी टाइम लगाता है, उतनी देर में थोड़ा थोड़ा सा काम कर लूँ। ये बैकग्राउंड रेड किया था हमने, इसको इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड प्राइमरी। तो ये ब्लू हो गया। अब वो ब्लू कलर जहां पे मैं बीजी प्राइमरी लिखूंगा या टेक्स्ट प्राइमरी लिखूंगा तो वो ब्लू कलर वहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम नेव बार बनाना शुरू करें और नेव बार की अंदर जाएं। तो नेव बार का एक कंपोनेंट पहले बनाएं, उसके अंदर एक कंटेनर रखें, कंटेनर के अंदर फिर सारी डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, navbar.tsx यार, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक लगाता हूँ नेव का टैग, क्योंकि ये नेव बार है और इजीली मुझे जब भी मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मुझे पता चल जाए कि ये नेव है, इसलिए नेव का टैग। और उसके अलावा भी जब गूगल क्रॉल करे तो हमारी वेबसाइट के इजीली उसको पता चल जाए कि भाई ये नेव है, इस तरह से टैग्स की वजह से उसको हेल्प मिल जाती है। इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा कंटेनर, कंटेनर और कंटेनर के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने सिंपली हमजा लिखा और वहां पे एरर आना शुरू हो गया। ये एरर क्यों अब आ रहा है, यहाँ पे दोबारा जाओ। अपनी हर चीज का एरर खुद डिफाइन कर रहा होता है कि मैं क्यों आ रहा। ये क्या कह रहा है, कंटेनर कंपोनेंट डज नॉट एक्सेप्ट टेक्स्ट एज चाइल्ड एलिमेंट, टेक्स्ट इन JSX एज टाइप स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, हम सिंपली वहां पे जाएंगे। हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे थे रिएक्ट एलिमेंट और रिएक्ट एलिमेंट की एरे। यहाँ पर एक और हम यहाँ पर अब एक्सेप्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर स्ट्रिंग भी आ सकती है। एनी क्यों लिखेंगे भाई, हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम हर चीज को टाइप्स के मुताबिक चलते जाए। ठीक है। अब ये एनी क्यों नहीं लिखेंगे कि जब यार कोई सीनियर डेवलपर होता है इस तरह की कंपोनेंट्स वो बनाता है, जूनियर डेवलपर्स को सिर्फ यूज करने के लिए मिलते हैं। हमने अपने आप को जूनियर या सीनियर लेवल के लिए रेडी नहीं करना, हमने अपने आप को एज अ डेवलपर रेडी करना है, ताकि हम कल कुछ सीनियर लेवल पे पहुंचे, हमें ये चीजें पता हो। कल को कोई सीनियर यूज कर रहा है और हमें वो काम दे के जाता है कि भाई ये नैब बार बना दो, हम उसके अंदर स्ट्रिंग नहीं थी भेजनी, स्ट्रिंग भेज के बैठे रहेंगे भाई ये क्या है, अब वहां पे जाके एनी कर दें तो ये मसला हो जाएगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को यूज करने का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा ना अगर एनी लगा देंगे। तो दैट्स वाई एनी नहीं लगाते। एनी सिर्फ तब लगाते हैं जब हमें टाइप का नहीं पता और हम फ्यूचर में वो टाइप लगा देंगे। अब हमने इसको ऐसे लगाने के बाद जब यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमजा जो है वो एक कंटेनर के अंदर लिखा आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक हमजा टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि फोन फैमिली कौन सी है, पॉपिंस है। ठीक है। अब पॉपिंस फोन को हम यूज करेंगे और यहाँ पर अपना सारा का सारा काम करेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल फॉन्ट्स के ऊपर और पॉपिंस फॉन्ट उठाता हूँ। अब जब भी कोई भी फॉन्ट जो कि मोस्टली मेरी अपनी वेबसाइट्स के अंदर लगा होता है, मैं प्रेफर करता हूँ कि वो डेवलपर जो है वो गूगल के फॉन्ट यूज करे। ठीक है।
उसका क्या बेनिफिट होता है कि हमें इजीली वहां से फॉन्ट मिल जाते हैं और हम उनको बाद में यूज कर लेते हैं। हम्म। यार नेटो खत्म कितना होना चाहिए। अच्छा, पॉपिंस का पॉपिन थिन हो गया, पॉपिन एक्स्ट्रा, इसमें से वैसे तो सारे ही अगर कर लो तो बेहतर है, लेकिन ये है कि वो आपकी वेबसाइट पे लोड पड़ता है, वैसे इतने हैवी नहीं है होते। मैं वैसे इटैलिक वगैरह नहीं यूज करता, ब्लैक नहीं यूज करता, लेकिन हम अभी के लिए सारे यूज करेंगे। अभी यहाँ पर ये देखो देखो, दो मेथड है, एक वो कह रहा है लिंक दे रहा है जिसको हम अपनी HTML की फाइल के अंदर डालेंगे, दूसरा वो इंपोर्ट करने को कह रहा है। हमने SCSS यूज किया तो दैट्स वाई ये हमारा इंपोर्ट जो है ये इजीली यूज हो जाएगा, इसलिए हम इंपोर्ट को उठाएंगे, अपनी SCSS की फाइल में जाएंगे और टॉप के ऊपर इसको डाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम कहेंगे इसको फॉन्ट फैमिली, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट फैमिली का नाम है पॉपिंस, और ये है इन दोनों में से एक। ठहर जा यार, ठीक हो गया। अभी सारा का सारा कोड यहाँ पे डाल दिया, पॉपिंस का पी छोटा करूँ, सही रहेगा। अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप किया, दोबारा से रन किया, ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। एक बार कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी, हर चीज ऐसे स्मूथ जाएगी जैसे कि पहले वेबसाइट बनी होती, बस थोड़ा से चीजें चेंज करनी, हमें ये चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, अभी इसको करने के बाद मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, यहाँ तो ये मैं करूँ कि पूरी वेबसाइट पे जब है ही पॉपिंस, कंटेनर हमने कंपोनेंट बनाया था ना अपना, वो कंपोनेंट हमने इसलिए बनाया था कि हर चीज, हर एक अपने कंपोनेंट को कंटेनर के अंदर रैप करेंगे ताकि एक ही अलाइनमेंट के अंदर हर चीज आए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब एक छोटी सी चीज है, अब दो चीजें हैं कि भाई हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि ये वेबसाइट है, इसके अंदर एक ही फॉन्ट यूज हुआ है पॉपिंस, कोई और फॉन्ट यूज शायद ही है वो, मुझे देखने दो, मेरे हाँ एक ही फॉन्ट यूज हुआ है पूरी वेबसाइट। अब जब ये पूरी वेबसाइट में एक यूज हुआ है तो मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अगर नहीं भी डालता तो यहाँ पे आता हूँ, सिंपली बॉडी को मैं एक बैक दे देता हूँ यार, फॉन्ट फैमिली इसको ये दे दी। अभी वेबसाइट खोल के देखते हैं, हो गया फॉन्ट चेंज। अब पूरी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली फॉन्ट चेंज होगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही फॉन्ट है तो मसला करने की जरूरत ही नहीं। देखो, ये स्टाइल हमने इतना जो था, ये स्टाइल, ये CSS बार बार हर जगह पे कॉल करनी पड़नी थी ना हमें, क्योंकि एक जैसी अलाइनमेंट रखनी थी। हमने वो सारी चीजें करने के लिए एक कंपोनेंट ही बना दिया। कभी कंपोनेंट का जो भी डाटा हमने उस अलाइनमेंट के अंदर रखना है, उस
कंपोनेंट को वो डाटा पास करोगे और वो उसी अलाइनमेंट के अंदर आ जाए। एक फंक्शन बना दिया, जैसे हम जावास्क्रिप्ट पे सिंपल फंक्शन बनाते थे, उसी तरह से एक काम कर दिया हमने कि हम उसको डाटा देंगे, वो अपने मुताबिक उसको यूटिलाइज कर लेगा। सर इस तरह कंपोनेंट बनाएंगे तो क्लास नेम देख के इसको यहाँ से कंपोनेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लास नेम देंगे, क्लास इसको देख के यहाँ से ही कस्टमाइज कर सकते हैं हाँ कंपोनेंट। यहाँ से अगर क्लास देनी है हाँ हाँ दे सकते हैं। ये देखो न्यू न्यू क्लासेस, और बाद में इसमें ओवरराइड हो जाएगी सारी। वो डिपेंड करता है कि हमने क्या किस तरीके से करना है। अब ये देखो न्यू क्लासेस का मैंने एक वेरिएबल रखा है, इसमें कहता हूँ बैकग्राउंड प्राइमरी, बिजली प्राइमरी, ये हमने बनाया था ना एक वेरिएबल। अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कंटेनर के अंदर जाओ, जाके यहाँ पर हम एक वेरिएबल हम बनाएंगे कि एक और आएगा न्यू क्लासेस का, जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, क्योंकि वहां से स्ट्रिंग ही भेज रहे हैं ना हम। यहाँ से इसको लिया। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो मैं ऐसा करूं कि ये है या फिर ये है, इन दोनों में से एक स्टाइल अप्लाई होगा, कि ये जो मैं नया स्टाइल भेजूंगा या वो अप्लाई होगा, अदरवाइज ये स्टाइल अप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं करना, मैं कहता हूँ पहले वाला स्टाइल वैसे का वैसे ही यूज हो, ये नया स्टाइल जो है ये उसके अंदर ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस वेरिएबल लिखूंगा और यहाँ पर स्पेस डालूंगा। तो क्या हुआ, अब इसको जब एक बार इंस्पेक्ट करते हैं तो देखो बीजी प्राइमरी आ रहा है इसके अंदर px4 के बाद। तो ये इस तरह से हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, लेकिन अभी हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वो करेंगे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा डिजाइन बनाना शुरू करें कि भाई हमारे पास सबसे पहले था कि एक हमजा मंजूर लिखा है जिसका जो फ़ॉन्ट साइज़ और एक्सेट्रा सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि सारी चीज़ें जो भी बताई हुई हैं, ये हम इस तरह से इसको वर्किंग नहीं कर सकते, इसको उसी तरह से टेलविंड के अंदर डाल नहीं सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक एज अ लोगो है, हम इसको रखेंगे एंकर टैग के अंदर और उसको कोई भी पाथ दे देंगे। पाथ देने के बाद हम यहाँ पर इसको लिखते हैं हमजा मंजूर, ठीक है। और क्लासेस के नेम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उसका क्या नाम है, वेरिएंट क्या है उसका, कलर प्राइमरी है, तो मैं क्या कहूँगा, टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। अच्छा पहले देख तो नहीं तो ये वर्क भी करेगा कि नहीं। हो गया टेक्स्ट ब्लू वाला। उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज साथ साथ करते जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि ये एक छोटू सा एलिमेंट है इसलिए हमें इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है ना, तो इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने की जरूरत नहीं, तो स्किप। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, पॉपिंस हमने पहले लगा दिया, स्किप। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। अब इसकी बिल्ट इन क्लासेस भी होती हैं, लेकिन अगर मैं वो नहीं यूज करना चाह रहा, मैं सिंपल कहूंगा फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, बड़ा हो गया। अच्छा उसके बाद फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, कोई जरूरत नहीं। फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट वेट ही होता है ना आई थिंक, नहीं इस मेरे पास नहीं आती लाइन एट नॉर्मल। मैं असल में मेरी सर मेरे घर पे टेक्स्ट की शायद होती है क्लास। टेक्स्ट में एक सेकंड, फॉन्ट टेक्स्ट वेट यार इन टेलविंड, फॉन्ट, हम फॉन्ट सेमी बोल्ड लगाएंगे क्योंकि 600 है। अभी अब जब जाके देखेंगे हो गया वो बोल्ड, वैसे का वैसे ही डिजाइन हो गया। अभी जब हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे जूम करके, तो सेम व्यू नजर आएगा जो
चाहिए था हमें। ठीक है, उसी तरह का फॉर्मूल्स, उसी तरह की ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, वन बाय वन अब आगे आगे चलते जाओ। अब कुछ चीजें हैं उनके अंदर हम हर चीज, ये देखो अब यहाँ पर 91 पिक्सल इनके दरमियान स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस को हम छेड़ेंगे नहीं। एक यहाँ पर इस साइड पे है एक चीज, ये बिल्कुल सेंटर में है ये मेन्यू, और ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। हम क्या करेंगे, तीन बॉक्स बना लेंगे। एक ये बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स में ये मेन्यू होगा और एक बॉक्स में ये चीजें होंगी। ठीक है, एक बॉक्स एंकर का बन गया, दूसरा बॉक्स यूएल का बन जाएगा, जिसके अंदर एल आई होंगे कितने, मल्टीप्लाई बाय 4, और हर एक के अंदर एंकर टैग होगा। ठीक है, क्या हमजा आपने क्या कहा, क्या कुछ तो कहा है यार, ऐसे ना किया करो, अगर कुछ कहते हो तो मुझे भी बता दिया करो। पोर्टफोलियो एजुकेशन, ठीक है, ये एक एक सेक्शन बन गया इन चीजों का। अब एक सेक्शन और हम बनाएंगे, वो हम चाहे डिव के अंदर बना लें। डिव के अंदर एक दो बटन होंगे, एक के अंदर फोन का होगा आइकन, और दूसरे के अंदर क्या होगा, कॉन्टेक्ट मी। बेहतर होता है कि हम दे दें, उसको पता होता है ना, ब्राउजर जब कंपाइल करता है तो उसको इजी हो जाती है चीज। टाइप, इसकी टाइप सबमिट भी होती है, रीसेट भी होती है, तो हम बटन देंगे तो उसको पता चलेगा कि ये बटन ही है। अच्छा, अब ये आइकन का मसला आ गया। अब ये आइकन एग्जैक्ट यूज करना है या फिर हमने अपना रिएक्ट आइकन से आइकन उठाना है। अगर तो मुझे ये आइकन एग्जैक्ट मिल जाए, फोन का ये पड़ा आइकन और इधर से सेम ही है ना, ठीक है, इसको क्लिक किया, ठीक है, ये सारा इसका कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और एफ ए फोन को नीचे कॉल करवा दिया। जहां पर भी हम इसको, ये एज अ कंपोनेंट है, क्योंकि हम कंपोनेंट को ऐसे ही कॉल करते हैं ना, ये हमें एज अ कंपोनेंट रिटर्न करता है अपने आइकन। अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल रिएक्ट आइकन एफ ए और इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टाइप डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब है कि हमने रिएक्ट आइकन इंस्टॉल ही नहीं किए। आपका एरर, सिंपली क्या करूंगा, npm आई रिएक्ट आइकन्स, थोड़ा टाइम लगेगा, रिएक्ट आइकन्स हमारे हो जाएंगे इंस्टॉल, और उसके बाद ये एरर भी खत्म। अगर नहीं मिलेगा तो भाई वेबसाइट से एक्सपोर्ट करो, जो डिजाइन है वहां से एक्सपोर्ट करो और काम खत्म। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा, आपके पास डिजाइन नहीं है, तो गूगल से सर्च करो, SVG PNG जो भी मिलती है उसको लाके यहाँ पे यूज कर लो एज अ इमेज, एज अ SVG। एरर खत्म हो गया वो वाला। अब इसको जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आइकन्स आना शुरू हो जाएगा। भाई तेनू की हो गया, तू क्यों नहीं आ गया। ठीक है, आगे हर चीज। अब हमने इसकी अलाइनमेंट कुछ करनी थी कि एक दूसरे के सामने आना था। तो सबसे पहले हम ये कंटेनर के पास जाएंगे, कंटेनर को कुछ क्लासेस देंगे। ठीक है,
न्यू क्लासेस जो देंगे हम कहेंगे डी, डिस्प्ले फ्लैक्स कह रही है, कंटेनर में जाएंगे वही वाला जो सर जब किसी और का कंपोनेंट उठा के काम करेंगे ये तो न्यू क्लास भी देनी पड़ेगी, है। न्यू क्लास देनी पड़ेगी इसको। अगर किसी और का कंपोनेंट लाइक आप कह रहे हो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी वगैरह यूज कर रहे हो, तो भाई अगर उसकी स्टाइलिंग करनी है तो फिर आपको कस्टम करनी पड़ेगी, आपको टेलविंड के अंदर नहीं होगी। मतलब हम कहते हैं वो टेलमेंट पे लाइब्रेरी पर हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ना स्टाइल मतलब कंपोनेंट का बदलना है। अगर वो अलाउ कर रहा है कि आप कुछ कस्टम CSS या कस्टम क्लासेस वगैरह उसको प्रोवाइड करके आप डिजाइन कर लो, तो फिर तो कर सकते हो। अगर जैसे हमने पहले कंपोनेंट बनाया था, ये न्यू क्लासेस का वेरिएबल था ही नहीं, तो कभी भी आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। आपको मॉडिफाई करने के लिए अपनी SCSS में इसको किसी ना किसी सिलेक्टर के थ्रू मॉडिफाई करना पड़ता था। तो दैट्स वाई अगर कोई अलाउ करता है तो मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया। और अभी एक एक और चीज है कि अब यहाँ पर जो हमने डाला है इसको, ये नेसेसरी है, अब ये टेम्पररी हो गया, ऑप्शनल हो गया। डिस्प्ले फ्लैक्स इसको कहा, अब डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने लगा दिया वो दूसरा बूटस्ट्रैप वाला, आ गया एक दूसरे के सामने। अब ये एलिमेंट को हमने विड्थ कितनी दी थी लास्ट टाइम, विड्थ 100% दी हुई थी, ऐसे ही है। तो दैट्स वाई इसने पूरी विड्थ ले ली। कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट था या जस्टिफाई बिटवीन, हो गया। अच्छा, अब एक चीज याद रखो कि अब हमारा जो पड़ा है, ये हमजा मंजूर लिखा बिल्कुल ऊपर जा रहा है, आपका वाला इशू। इसको मैं क्या करूंगा, सेंटर में आना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसकी थोड़ी और डिजाइनिंग की जाए। यूएल को मैं क्या कहूंगा, इसको भी फ्लैक्स करूंगा। न्यू क्लासेस मैंने एक पैरामीटर भेजा कंटेनर को, कंटेनर के अंदर न्यू क्लासेस आया और इसकी क्लास नेम के अंदर मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, एडिशन जो है यहाँ पर थोड़ी सी ये मुझे एक चीज ऑकवर्ड लग रही है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, वही चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है हमारे बटन्स हैं, इनके दरमियान स्पेसिस आएगी। अब एक चीज ये देखो कि भाई ये जितना है उतनी ही स्पेस आ रही, लाइक जो हमारा एलिमेंट होगा उसके उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं। ठीक है, ये देखो उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। ये स्किल को सिलेक्ट करो या फिर अबाउट अस को, दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, उनकी पैडिंग वगैरह ही उनके दरमियान स्पेस बना रही है। तो मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स, और हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा, इसको कहूंगा कि ये पैडिंग, पैडिंग कितनी कितनी आ जाए, ऊपर से 36, नीचे से 24, 24 24 है, फर्ज कर लो। तो 24 जो होगा हमारा तकरीबन होगा 6। अब इसको P6 देने का क्या मकसद हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा एलिमेंट है, ये उसको पैडिंग आ रही है 1.5 REM। 1.5 REM कितना होता है, 24 पिक्सल। क्या बाहर जा रही है ये, ओवरफ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इनलाइन है अभी। हो गया ओके। अच्छा, अब ये सारी की सारी कॉपी करेंगे। हो गया स्टाइल।
अच्छा, अब थोड़ा सा एक और चीज करनी है कि भाई अभी इसके कलर, फोन का कलर नहीं सेम किया और भी चीजें नहीं की, वो भी करते थे। अभी जो आप लोगों ने बनाया था उसके ऊपर हालांकि इतनी एफर्ट करने के बाद, और जब मैं बना रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी सारी चीजें सेम नहीं की, लेकिन अच्छा लग रहा है ये। लग रहा है कि मैं खुद ही कह रहा हूँ, अपनी तारीफ आप ही करिए आंडे। फिर ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने एक और चीज करनी है कि जो एक्टिव हो, कुछ स्टाइल है वो उसके ऊपर अप्लाई हो। बॉर्डर, मुझे ठीक है, आ रहा है, इसके ऊपर भी हल्का हल्का बॉर्डर आ रहा है, अब उसको रिमूव करेंगे। अभी इसका बॉर्डर चेक करते हैं, बॉर्डर है कितना। बॉर्डर कितना, 1 पिक्सल सॉलिड है, और इसके अंदर कलर भी आ रहा है, बैकग्राउंड कलर, ये देखो। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे थे कि भाई ये इसका कलर नहीं सिलेक्ट हो रहा था, ऐसे था वैसे था, हुआ कलर। अभी मैं जाऊंगा इसके अंदर, कहूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बीजी कौन सा हो जाए, ये वाला हो जाए। हो गया वो कलर। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन है, अब ऊपर वाला बॉर्डर या तो खत्म कर दें या फिर नहीं। तो ऊपर वाला बॉर्डर खत्म करना है, तो हम कहेंगे सिंपली हमारी बॉर्डर एक्टिव क्लास में जो चीजें आ रही हैं वो तो हम जावास्क्रिप्ट से ही कंट्रोल करेंगे। एक्टिव क्लास में हाँ, जो चीजें आ रही हैं। करेंगे, करेंगे, ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज होगी, लेकिन अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई जो एक्टिव मेन्यू है वो कोई यहाँ से हम शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, नेव बार के अंदर यहाँ से पास करूंगा कि मेरे एक्टिव कौन सा करना है। ठीक है, यहाँ से मैं एक्टिव करता हूँ अबाउट। एक्टिव का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, वो क्या होगा, अबाउट। ठीक है। अच्छा, नेव के अंदर गया, यहाँ पर इसको फिर से क्या कहा, ये है फंक्शनल कंपोनेंट, और इसके अंदर कुछ प्रॉप्स आ रहे हैं, प्रॉप्स की टाइप क्या है, एक्टिव है, जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या कहूंगा, एक्टिव, यहाँ पर आ जाओ जी। अगर एक्टिव क्लास इक्वल हो जाए किसके, अबाउट के, ठीक है, बल्कि हाँ ठीक है, ऐसे ही रहने दो इसको। यहाँ पर एक छोटे से कोड होगा, अगर एक्टिव क्लास अबाउट के बराबर हो जाए तो कुछ क्लासें इसके अंदर होंगी ऐड, अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब वो जो ऐड होगा वो क्या होगा, बॉर्डर। हो गया, हमने वहां से जो भेजा वो हो गया। अच्छा, अब छोटा सा एक इशू है कि भाई मुझे अब ये बार बार एक ही स्टाइल बार बार कॉपी करना पड़ रहा है, नीचे 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 बार बार। मैं इसको सिंपली ऐसा क्यों नहीं कर देता कि एक जेनेरिक कोड बनाऊं, जिसके अंदर मैं अपने मेन्यू का नाम लिखूं और नीचे वो मेन्यू जनरेट हो जाए, अबाउट, स्किल्स, और आगे क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर आइटम लिखे सब उसी के ऊपर है। लूप कर लेंगे ऊपर फ्रेम आइटम रख के। हाँ, इसको मैप कर लेंगे, और वैसे उसके बाद काम आ तो जाएगा मैंने एजुकेशन। सोचा है करने के मतलब में तो कॉपी पेस्ट की है। ये मुझे अब इन चीजों की आदत हो गई है, मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, बार बार कोड लिखने की बजाय
मैप बनाता हूँ, काम खत्म करता हूँ, चलो जी। मैं तो सर एक टाइम कर ली थी अच्छा, 4 दिन अब में क्या कर रहा हूँ कि कॉपी। एक जो स्टाइल मैंने किया था उसको ही इसके अंदर रखूंगा ऑब्जेक्ट है, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक लिस्ट करेगा, लिस्ट आइटम करेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो स्टाइलिंग मैंने दी है सिर्फ वही होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करने का इसका काम है। मॉडिफिकेशन यहाँ से थोड़ी सी चीजें कि भाई मैंने वहां से तो भेजा ना अबाउट, और यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन किसकी चेक कर रहा हूँ, अबाउट की। और ओबीजे के अंदर वही चीज आएगी जिसके ऊपर मैं ऐप करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले ये अबाउट आएगा, फिर स्किल आएगा, इस तरह से चीजें आएंगी। चेक करके देखते हैं कि भाई वाकई में ऐसा आएगा कि नहीं। तो जो भी कुछ अब ओबीजे के अंदर आ रहा है वो यहाँ पर शो करवा दो भाई, ठीक है था। जो कुछ भी आ रहा है ओबीजे के अंदर वो यहाँ पे शुरू शो करवा दो। अब ये सारे के सारे एक्टिव है। मैंने इसको एक्टिव करना था कि अगर मैं वहां से जो भेज रहा हूँ वही एलिमेंट जो है इस वक्त एक्टिव है, तो वही शो। तो मैं कहूँगा ओबीजे, ओबीजे में सबसे पहले क्या होगा, अबाउट, फिर स्किल आएगा, फिर पोर्टफोलियो, फिर एजुकेशन। तो जो भी मैं वहां से भेजूंगा वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एक और इशू आ गया कि भाई ये कैपिटलाइज वाला है, कैपिटलाइज नहीं है टैक्स। तो यहाँ पर सिंपली जाऊंगा, यहाँ पे मैं कहूँ कैपिटलाइज, यही था ना। ओ बस 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 बस, टेक्स्ट फॉर्म कैपिटलाइज। तो अब क्या होगा, जो भी कुछ मैंने लिखा था वो कैपिटलाइज हो गया मैन्यू वैसा ही। अच्छा, अब मैं यहाँ से कोई भी चीज भेज रहा हूँ अबाउट की बजाय मैं यहाँ पे स्किल लिख रहा हूँ, स्किल को एक्टिव कर दिया उसने, एक डायनेमिक चीज बन गई। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मैं स्किल की जगह कहीं पे गलती से स्किल्स लिख देता हूँ, कोई भी एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पे इसको होना चाहिए कि भाई सिर्फ ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, ऐसे ही है। चलो अपनी सर एक्टिव कौन आ गया टाइप ये स्क्रिप्ट को थोड़ा सा याद करते हैं। इसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इसको कह दिया कि भाई ये जो एक्टिव है ये हो टाइप ऑफ मेन्यू आइटम, नहीं, टाइप ऑफ इंडेक्स ऑफ। यार की ऑफ, यार दफा हमारा लो, अपन टाइप ही बनाने थे। अपना एक यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे टाइप्स का, यार मुझसे ज्यादा भी लोग कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। ये अभी छोटी सी चीज है, इसको जब आप एक बार देखोगे ना करोगे और कल को मार्केट में जाके किसी को ये कोड किया हुआ है इस तरह का दिखाओगे, वो कहेगा नहीं भाई, पंजाबी च कहते किसी उस्ताद दा चढ़िया होया, वो चीज होगी। एक्सपोर्ट किसको करना है अभी, एक्टिव टाइप, बल्कि नेव एक्टिव टाइप, ठीक है। अब इसकी टाइप क्या होगी, अ, इसकी टाइप होगी, हाँ यार, मैं उदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ नहीं चाह रहा, सिंपल सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन इनम पा दी जाए, टाइप ऑफ इनम, नहीं
ओके। नेव बार की जो टाइप है इसको हम कहते हैं इंटरफेस, और इसके अंदर रखेंगे हम एक्टिव, और एक्टिव को यहाँ पर हम कह देंगे कि ये सबसे पहले यहाँ तो है इसकी टाइप अबाउट। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, खैर आ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ। हम्म। ठीक। ठीक है, मैं क्लास में बाद चों गल करदा। अल्लाह हाफिज़। चंगे बंदे आ। मैं घर आइयां गल्लां करदा रही। अभी हमने इसको कह दिया कि भाई इनमें से एक की टाइप होगी इसका जो भी होगा। ठीक है, एक्टिव की जो टाइप है अभी हमने वो जो था नेव बार टाइप जो थी वो यहाँ पर इसको पास कर दी। अब उसके अंदर देखा जाए तो क्या है, उसके अंदर एक की है जिसकी टाइप या अबाउट, स्किल, पोर्टफोलियो या एजुकेशन इनमें से एक होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने आगे इसको कोई और चीज दे दिया तो ये कह रहा है स्किल इज नॉट असाइन टू टाइप अबाउट, और वो बता रहा है सारी चीजें स्किल, पोर्टफोलियो और एजुकेशन। इनमें से अब मुझे एक को यहाँ पर देना है कोई भी। अबाउट, एरर खत्म हो गया। अब वो वहां पे अबाउट को इजीली शो करवाएगा। ठीक हो गया। अब अबाउट एक्टिव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं जिस पे क्लिक करूँ वो एक्टिव हो जाए, बजाय के इस तरह के करने के। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाऊंगा। इवेंट लगा के अपनी एक्टिव जो है उसको यहाँ पे एक स्टेट रखूंगा, यहाँ से उसको चेंज करूंगा और वहां से यानी डाटा पहले पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट जब ऑटोमेटिकली एक्टिव को भेजेगा। ये देखो, कॉन्स्ट एक्टिव टैब, सेट एक्टिव टैब इज इक्वल टू यूज स्टेट। चाइल्ड से चाइल्ड में भेज देंगे। पहले पेरेंट से चाइल्ड में, फिर चाइल्ड से डाटा भेजेंगे एक फंक्शंस के शक्ल में। ये देखो, ये मैंने इसको क्या दिया, एक्टिव क्या हो जाए। अच्छा जी, स्ट्रिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, ठीक हो गया, एज टाइप ऑफ कीजिए का नाम नेबर टाइप। यार ये चीजें बहुत तंग करती हैं। ठहर जा, टाइप वाला किधर गया।
अब यहाँ पे जो हमारी स्टेट होगी इसको हम क्यों कौन सी टाइप देंगे? एक्टिव टाइप जो वहां पर थी। अभी यहाँ पर एरर नहीं आएगा। अब एक मसला यानी एक चीज है कि हमने हर चीज को बाइंड कर दिया है एक वैल्यू के साथ। यहाँ पे मैं कोई भी डाल देता हूँ, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? अब वो भी बता रहा है कि भाई जो स्किल्स है नॉट असाइन टू पैरामीटर टाइप एक्टिव टाइप। अच्छा, अब एक्टिव टाइप के अंदर जाके देखो तो ये सारी की सारी यहाँ पर हमें पैरामीटर्स मिल गए। अब मैं किसी जूनियर को भी पकड़ा दूंगा ना, वो अगर कहीं पे एरर देगा, वो इन चीजों को चेक करके यहाँ से देख लेगा कि अच्छा अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो वो यहाँ से जाके उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर था। क्या स्किल चेंज? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही क्लिक हो, ऑन चेंज एक्टिव, इस नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने एक्टिव टैब को पास कर दिया, वो जो फंक्शन स्टेट को चेंज करने वाला था। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि नेव टैब के अंदर हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अपनी टाइप्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक्टिव के बाद एक लूंगा अपना नाम लिखूंगा। अभी इसकी एग्जैक्ट टाइप अगर ढूंढनी है ना, तो सिंपल सी यहाँ पे जाओ, ये होगी इसके रिएक्ट डिस्पैच। इसको उठाया, इसकी टाइप क्या होगी? डिस्पैच रिएक्ट के अंदर है। ठीक है, अभी ये नेव बार जो है अब एक्सेप्ट कर रहा है उस वैल्यू को, लेकिन अभी हमने यहाँ पर उसको गेट करके यूज नहीं किया। ऐसे ही है, ऑन चेंज एक्टिव को नेव बार के अंदर। यार अगर समझ नहीं आ रही मैंने पूछ लो, मैंने लगता कोड आहिस्ता आहिस्ता कंप्लेक्स हो गया। कोई गल नहीं, सारियां चीज़ां आहिस्ता आहिस्ता कर लेने हम इन्हों, मैं सारियां चीज़ां समझा देना। ऑन चेंज एक्टिव हमने यहाँ पर कहीं पे ये ऊपर इंपोर्ट करवाया था, ये अब कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करो। हर चीज अपना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अपना एरर बाय सेल्फ देगी और खुद ही डिफाइन करेगी मेनू मसला की। तो दैट्स वाई हम टाइप स्क्रिप्ट शुरू से यूज कर रहे हैं। अभी इस चीज के ऊपर लाने का मेन मकसद था कि आपको रियल चीजों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लेके हूँ, लाइक किस तरह से वेबसाइट बनती है, टाइप्स किस तरह से डिफाइन हो रही है, डाटा किधर से किधर जा रहा है। अब मैं इसको कह रहा हूँ जैसे इस पे क्लिक हो तो क्या हो, ओबीजे का जो डाटा है वो चला जाए। अभी वो कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग है, पैरामीटर्स को नहीं जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एज वही वाली चीज जो कि यहाँ पर थी इंडेक्स टाइप्स के अंदर भाई, इसको वही टाइप होगी जो यहाँ पर ये इस एलिमेंट की टाइप होगी। लो जी, यार ये काम नहीं है इसको। ये एंकर टैग को भी हम चेंज करके बटन कर देते हैं, बाद में इसको एंकर लगाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए जैसे उस पर करते हैं तो वो रीलोड हो जाता है। अब ये एच इसमें से खत्म कर दूं। अब ये देखो कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एच बटन के अंदर डाला था, उसने उसको कहा रिमूव कर दो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एक्टिव है? स्किल। जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक किया, वही गया नहीं। बदतमीजी है, स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रही?
मुझे अभी यहाँ से एक्टिव को एक बार सेव करो, कंसोल करवा के देख। अभी ये रिस्पॉन्सिवनेस अभी खराब हो गई है, इसको हम अभी बदतमीज है। String is not assigned to parameter of set action, action type, state object। यार इन्हें की मजाक करना लिया है। मुझे इसको जल्दी जल्दी एक बार ओ तेरी खैर होए, मैं भी कहने नहीं हो दूंगा, मैं खपन क्यों डे आवा। असल में हमने वो जो इवेंट लगाया था ना, वो सही नहीं लगाया। दिखाता हूँ, ये था नैप बार, नैप बार के अंदर हमने कौन सा इवेंट लगाया हुआ है यहाँ पे, ऑन चेंज, लेकिन बटन पे ऑन क्लिक होता है। तो यार मैं पहले ही कहता हूँ, हर बार मैं सही नहीं होता। अब जिसमें क्लिक करेंगे वो आ रहा है, एक्टिव हो रहा है। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन पे क्लिक किया, एजुकेशन एक्टिव हो गया, अबाउट पे किया, अबाउट एक्टिव हो गया, जिस पे करोगे वो एक्टिव हो गया। ये डायनेमिक करने का एक छोटा सा तरीकाकार है, ठीक है। आगे हम फिर इसको अब डिजाइनिंग करेंगे, इंशाल्लाह ये कल देखेंगे। अदरवाइज आप लोगों ने इसको ट्राई करो, ठीक है। फिर हम स्प्लिट करके वर्क किया करेंगे, लाइक मैं एक वेबसाइट सभी के अंदर डिवाइड कर दिया करूंगा कि भाई आपने फुटर बनाना है, आपने हेडर बनाना है, आपने फला चीज बनानी, फला चीज बनानी, नेक्स्ट डे वो क्लास वो जो होगी हमारी एप्लीकेशन, पूरा का पूरा वेब पेज, वो हम उसको इंटीग्रेट करके जोड़ लिया करेंगे। ठीक हो गया। नाउ